आज 4 फरवरी है और इसी तारीख को आपके लिए पेंशन और सैलरी से जुड़े उन सभी मुद्दों को एक जगह साफ और व्यावहारिक भाषा में रख रहा हूं, जिनका सीधा असर आपकी कमाई, आपकी पेंशन और आपकी वित्तीय सुरक्षा पर पड़ता है। मकसद सिर्फ खबर सुनाना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि किस बात पर भरोसा करना है, किस बात को अभी संभावना मानकर चलना है और अपनी योजना बनाते समय किन बातों में सावधानी जरूरी है ताकि आप भ्रम में न रहें और हर फैसला दस्तावेज और आधिकारिक सूचना के आधार पर लें। अगर आपको ऐसी अपडेट्स समय पर और आसान भाषा में चाहिए तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर जरूरी जानकारी सीधे आप तक पहुंचे और आप अफवाहों के भरोसे न रहें। सबसे पहले बात उन पेंशन धारकों की जिनके लिए ईपीएस 95 का मुद्दा रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा हुआ है। मौजूदा व्यवस्था में न्यूनतम पेंशन बहुत कम है और महंगाई के इस दौर में वह रकम कई बार बुनियादी खर्चों के लिए भी नाकाफी लगती है। इसी वजह से लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए और उसे महंगाई भत्ते यानी डीए से जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में महंगाई बढ़े तो पेंशन भी अपने आप बढ़े और बुजुर्गों को बार बार आंदोलन या गुहार लगाने की मजबूरी न रहे। इसी संदर्भ में एक प्रस्ताव और चर्चा लगातार सामने आती रही है, जिसमें न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने और साथ में डीए लिंक करने की बात कही जाती है। सुनने में यह राहत देने वाली बात है, क्योंकि 7,500 रुपए की राशि बहुत से घरों के लिए जीवन को थोड़ा आसान बना सकती है। दवाइयों का खर्च, किराया, बिजली का बिल और रोजमर्रा की जरूरतें कुछ हद तक संभल सकती हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक ऐसी कोई अंतिम लिखित और स्पष्ट आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है जिसे लागू हो गया कहा जा सके। इसलिए जो भी बातें चल रही हैं उन्हें अभी विचार, चर्चा या संभावना के रूप में ही समझना चाहिए। उम्मीद बनी रहे लेकिन गलतफहमी ना बने, यही जिम्मेदार नजरिया है और यही आपके हित में है। इस पूरे विषय में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की बैठकों की भूमिका भी अहम रहती है, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़े बड़े फैसले अक्सर वहीं से आगे बढ़ते हैं। कई बार संकेत मिलते हैं कि पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव अगली बैठकों के एजेंडे में ऊपर रह सकता है। अगर कभी यह प्रस्ताव बोर्ड स्तर पर मंजूरी पाता है तो उसके बाद प्रक्रिया, टाइमलाइन और पात्रता की शर्तें ज्यादा स्पष्ट होने लगती हैं। कुछ फैसले बजट या बड़े वित्तीय ऐलानों के आसपास भी सामने आते हैं। इसलिए लोग अनुमान लगाते हैं कि सरकार किसी बड़े मंच पर घोषणा कर सकती है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन, आदेश या आधिकारिक लिखित निर्देश नहीं आते तब तक इसे पक्की खबर मानकर अपनी वित्तीय योजना में अचानक बदलाव करना ठीक नहीं है। आप अपडेट रहें, सतर्क रहें और केवल भरोसेमंद तथा आधिकारिक सूचना के आधार पर निष्कर्ष निकालें। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट आए वो आपको बिना घुमाव सीधे शब्दों में समझाया जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मामलों में सही जानकारी समय पर मिलना बहुत जरूरी होता है। अब बात नेशनल एजुटेशन कमेटी के आंदोलन की, जिसका जिक्र अक्सर ईपीएस 95 के संदर्भ में भी होता है। कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में 4 और 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की बात सामने आई थी। बहुत से पेंशन धारकों को उम्मीद थी कि इस बार आवाज ज्यादा मजबूती से उठेगी, दबाव बनेगा और मांगों को लेकर बातचीत तेज होगी। लेकिन जो जमीनी रिपोर्टें और संकेत सामने आए वे उतने उत्साहजनक नहीं माने गए जितनी उम्मीद थी। कुछ लोग पहुंचे जरूर, मगर संख्या और प्रभाव उस स्तर का नहीं रहा जिसे व्यापक और असरदार आंदोलन कहा जा सके। इसके पीछे कई व्यावहारिक कारण होते हैं। अलग अलग हिस्सों से बुजुर्ग पेंशन धारकों का दिल्ली तक पहुंचना, संगठित होकर जुटना अपने आप में चुनौती है। यात्रा, स्वास्थ्य खर्च, ठहरने की व्यवस्था और अनुमतियों जैसी बातें आंदोलन की ताकत को प्रभावित करती हैं।
कहीं संगठनात्मक समन्वय कमजोर पड़ता है, तो कहीं प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी गति धीमी कर देती हैं। नतीजा चाहे जो रहा हो, पेंशन धारकों की मुख्य मांगे जैसे न्यूनतम पेंशन में ठोस बढ़ोतरी, डीए लिंक और स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाएं अभी भी वहीं की वहीं बनी हुई है। यह स्थिति निराश कर सकती है, लेकिन यह भी सच है कि किसी एक आयोजन की सीमाएं पूरे संघर्ष की दिशा तय नहीं करती। जरूरत इस बात की है कि मांगे स्पष्ट रहे, दस्तावेज मजबूत हो, प्रतिनिधित्व संगठित हो और आंदोलन का तरीका बुजुर्गों के लिए सुरक्षित भी रहे और प्रभावी भी। आपकी मांगे तभी मजबूत बनेंगी जब आप सही सूचना के साथ सही मंच पर सही तरीके से आवाज उठाएंगे। अब आते हैं उस चर्चा पर जो सरकारी कर्मचारियों के बीच नई पेंशन नीति को लेकर अक्सर तेज होती है। 30 साल की निरंतर सेवा के बाद अंतिम वेतन 50 क्रोएशियाई कूने प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलने जैसी बात। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंशन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद सम्मान, स्थिरता और भरोसा है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में निश्चित पेंशन का भरोसा था, जबकि नई व्यवस्था में बाजार आधारित तत्वों के कारण कर्मचारियों के मन में अनिश्चितता आती है। ऐसे में 50% अंतिम वेतन जैसी बातें लोगों को स्थिरता की उम्मीद देती है, लेकिन यहां भी जिम्मेदार दृष्टि जरूरी है। सबसे पहले यह समझना होगा कि यह व्यवस्था किस पर लागू है, किन शर्तों पर लागू है, किस विभाग या किस श्रेणी के लिए लागू है और क्या यह किसी राज्य की नीति है, किसी विशिष्ट संस्था का नियम है या व्यापक स्तर का बदलाव है। इन सब बातों के स्पष्ट दस्तावेज बिना इसे सब पर लागू मान लेना सही नहीं है। कई बार खबरों में एक लाइन चल जाती है, लेकिन असल आदेश में पात्रता, कट ऑफ, सेवा शर्तें और कई अपवाद लिखे होते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष से पहले आधिकारिक आदेश और नियमों के अनुसार सत्यापन जरूरी है। यह भी देखा जाता है कि अंतिम वेतन से मतलब सिर्फ बेसिक है या पूरी वेतन संरचना, यह भी बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। सिद्धांत के तौर पर गारंटी शुदा या निश्चित अनुपात वाली पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के लिए राहत होती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद नियमित खर्च, दवाइयां, परिवार की जरूरतें और आकस्मिक परिस्थितियों के लिए स्थिर आय जरूरी होती है। इसी वजह से कर्मचारी वर्ग लंबे समय से स्थिर पेंशन मॉडल की मांग करता रहा है। आपका अधिकार है कि आप स्पष्ट जानकारी मांगे और अपने सेवा नियमों के अनुसार अपने विकल्पों को समझें, ताकि आप भ्रम में नहीं, तथ्य में रहे। अब बात महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की, खासकर बैंक कर्मचारियों और बैंक पेंशनर्स के संदर्भ में। बैंकिंग क्षेत्र में डी और डीआर का निर्धारण एक तय पद्धति से होता है और आमतौर पर तिमाही अवधि के लिए अपडेट किया जाता है। यहां संदर्भ अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 की अवधि का है, जिसके लिए आईबीए की ओर से सर्कुलर और निर्देश जारी होने की बात कही जाती है। इस अपडेट में अलग अलग वेतन समझौतों के तहत अलग अलग प्रतिशत लागू बताए जाते हैं। जो कर्मचारी 12वें बाइपार्टाइट सेटलमेंट और नोवा जॉइंट नोट के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए अगस्त से अक्टूबर 2025 की अवधि में महंगाई भत्ते की दर बेसिक पे के अनुसार अपडेट की जाती है और इसे आईसीपीआई के औसत के आधार पर गणना किया जाता है। वहीं जो कर्मचारी और पेंशनर्स 11वें बाइपार्टाइट सेटलमेंट और 8वां जॉइंट नोट के दायरे में आते हैं, उनके लिए महंगाई भत्ता या महंगाई राहत की दर बेसिक पे या बेसिक पेंशन के अनुपात में अलग तरीके से लागू होती है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात, भुगतान और गणना में दशमलव के बाद के अंकों को राउंड करने का नियम भी सर्कुलर में तय रहता है, ताकि सभी जगह भुगतान एक जैसा रहे और कोई भ्रम न बने। ऐसी बढ़ोतरी का असर टेक होम सैलरी और मासिक पेंशन पर पड़ता है और महंगाई के दौर में यह अतिरिक्त राशि छोटे छोटे खर्चों में राहत देती है। अगर आप बैंक कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो यह समझना जरूरी है कि आप किस समझौते के दायरे में आते हैं।
और आपके बैंक ने किस सर्कुलर के आधार पर भुगतान लागू किया है। जहां भी किसी तरह का अंतर दिखे वहां आधिकारिक सर्कुलर और बैंक के पेरोल या पेंशन सेल से पुष्टि कर लेना बेहतर है, क्योंकि सही प्रतिशत और सही आधार जानना ही सही भुगतान का रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे तकनीकी विषय भी आपको आसान भाषा में बिना उलझन के समझ आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपकी जानकारी मजबूत रहे और आपका नुकसान ना हो। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। 18 महीने का बकाया डीए एरियर महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए और डीआर की बढ़ोतरी को रोका गया था। बाद में डीए बहाल हुआ, लेकिन फ्रीज अवधि का एरियर नहीं दिया गया। तभी से कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि बकाया दिया जाए, क्योंकि उस दौरान भी महंगाई का असर लोगों ने झेला और उनका तर्क है कि यह देय राशि है। इस विषय पर समय समय पर बयान, संकेत और चर्चाएं आती रहती है। सरकार की तरफ से आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि उस समय राजकोषीय दबाव और आर्थिक चुनौतियों के कारण यह निर्णय लिया गया था। कर्मचारी पक्ष कहता है कि यह उनका हक है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किसी भी अंतिम फैसले को आधिकारिक लिखित आदेश, संसद में दिए गए उत्तर, विभागीय पत्र या अधिकृत नोटिफिकेशन से मिलाकर ही माने, बिना दस्तावेज के। केवल सुनी सुनाई बातों पर अपनी आर्थिक योजना बनाना नुकसानदेह हो सकता है। व्यवहारिक सलाह यही है कि आप अपने खर्च और बचत की योजना यथार्थवादी रखें। एरियर मिला तो उसे राहत माने, लेकिन यह मानकर पहले से खर्च तय न कर दे कि यह निश्चित रूप से मिलने ही वाला है। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट सामने आता है, चाहे भुगतान के पक्ष में हो या उसके विरुद्ध, उसे साफ शब्दों में समझना जरूरी होगा, क्योंकि कई बार निर्णय में शर्तें होती हैं या चरणबद्ध व्यवस्था होती है, जिससे भुगतान का तरीका और समय बदल सकता है। अब इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, पेंशन और वेतन से जुड़े मामलों में उम्मीद जरूरी है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि उससे भी ज्यादा जरूरी है। ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ने की चर्चा उम्मीद जगाती है, लेकिन लिखित आदेश के बिना अंतिम नहीं मानी जा सकती। आंदोलनों से आवाज उठती है, लेकिन असर के लिए संगठन भागीदारी और व्यावहारिक तैयारी मजबूत होनी चाहिए। 30 साल सेवा के बाद 50% अंतिम वेतन जैसी बातें राहत देती हैं, लेकिन लागू क्षेत्र, पात्रता और शर्तों का सत्यापन जरूरी है। बैंक डीए और डीआर में आपको अपने सेटलमेंट के अनुसार सही आधार समझना होगा, और 18 महीने के डीए एरियर में सबसे जरूरी है तथ्यों और दस्तावेजों पर टिके रहना। आज 4 फरवरी को यह बात याद रखिए, जानकारी जितनी साफ होगी आपका फैसला उतना सही होगा और आपकी वित्तीय सुरक्षा उतनी मजबूत होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले और बिल्कुल साफ भाषा में मिले, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी जब कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन, सर्कुलर या आदेश आएगा तो उसे बिना अफवाह, बिना भ्रम सीधे आपके सामने रखा जाएगा। एक बार फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि कोई जरूरी बदलाव, कोई जरूरी घोषणा और कोई जरूरी नियम आपसे मिस न हो। और अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, क्योंकि सही जानकारी समय पर मिलना कई बार बड़ी राहत बन जाता है। अब मैं इस स्क्रिप्ट को यहीं समाप्त करता हूं। आप अपना ख्याल रखें, अपडेट रहें और किसी भी बड़े दावे को आधिकारिक स्रोत से मिलाकर ही स्वीकार करें। धन्यवाद।